Chapter number 5, Introduction to Euclid's Geometry. Axioms. Axioms क्या होते हैं? These are self-evident truth and need no proof. Evident truth. सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है. अगर हम कोई कहता है कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, तो ये सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है, इसके लिए किसी की जरूरत नहीं है, प्रूफ की जरूरत. ये कहा जाए कि इफ समथिंग इज रिलीज देन इट फॉल्स टुवर्ड्स ग्राउंड, ये भी सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है. इसी तरीके से कुछ चीजें हैं, जैसे कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल्स आर इक्वल. अगर बराबर में बराबर जोड़ दिया जाए तो उससे जो बनता है वो भी बराबर होता है. सही है कि नहीं? तो पहला एग्जाम्पल क्या है? इट नीड्स नो प्रूफ. ये जो एक्सियम्स हैं ये जस्टिन कहाँ से लिए गए हैं? सर यूक्लिड एक्सियम्स. तो जो यूक्लिड के कहे हुए एक्सियम्स हैं ये अपेंडिक्स से लिए गए हैं. सर बुक 1 ऑफ एलिमेंट्स से. हाँ, तो उसकी अपेंडिक्स, उसके पीछे जब देखोगे तो अपेंडिक्स होती है. तुम्हारी बुक में भी पीछे अपेंडिक्स है. तो अपेंडिक्स 1 ऑफ बुक 1. 13 किताबें लिखी है इन्होंने एलिमेंट्स में, उसमें से पहली किताब का ही है. बुक 1 ऑफ. सर जो 7 डेफिनेशन लिखी थी वो पोस्टुलेट्स थी. जो 7 डेफिनेशन है पोस्टुलेट्स में, वो डेफिनेशन है, किसी चीज को डिफाइन करा गया है. तो अब जैसे पॉइंट है तो पॉइंट हैज नो पार्ट. हेलो, हाँ बोलिए. हाँ इसकी मम्मी. हाँ, तो क्लास है, निष्ठा को भेजिए. हाँ, लिंक तो कल जो भेजा था उसी में ज्वाइन करें. लिंक एक ही रहता है पूरे साल के लिए, तो उससे बोले ज्वाइन करें. चल, तो पहली चीज क्या है कि इफ थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग. 7 एग्जाम्स देखो. थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. इक्वल टू वन अनदर. अगर मान लीजिए कि इनकी पॉकेट में उतना ही पैसा है जितना कि भाविन की पॉकेट में, और इनके में भी भाविन के बराबर, तो इन दोनों की पॉकेट में बराबर पैसा है. थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. इन दोनों की पॉकेट में वही पैसा है. इफ हाइट ऑफ बोथ आर सिमिलर टू जस्ट भाविन देन दीज बोथ आर ऑफ सेम हाइट. समझ में आ गई बात कि नहीं? इस चीज को रिपीट करो. व्हाट डज इट? पहला वाला क्या है बोलो? थिंग्स which are equal to the same. Things which are equal to the same thing. The आना रिपीट करो. things which are equal to the same thing are equal to one another. सेकंड बताओ. Things which are added more. बताती ही नहीं हो. हाँ बोलो सेकंड. If equals are added to equal, then 4 will be equal. होल्स आर इक्वल. अपने मन से प्रीपोजिशन या हेल्पिंग वर्ब मत लगाओ. थर्ड बोलो. If equals are subtracted from equal, then रिमाइंडर्स. तो पहली चीज अगर देख लो, थिंग्स जैसे ये है तो क्या ये इक्वल है इसके? ये 4 डॉट्स के इक्वल है, और ये भी थिंग्स हैं. तो ये थिंग और ये थिंग क्या इसके इक्वल है? तो थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. तो पहली बात हो गई. अब दूसरी चीज, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, if equals are added to equals then wholes are equal. तो जो बनेगा वो भी इक्वल होगा. देखिए ये ऑन है ना, जस्ट. तो अगर मान लीजिए ये
इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, ये दोनों इक्वल थे और इन दोनों में मैंने इक्वल ऐड कर दिया, इसमें भी इक्वल ऐड कर दिया, दोनों में देखो ये दोनों इक्वल थे ना, और दोनों में इक्वल ऐड कर दिया। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल्स जो आ रहा है कितना आ जाएगा बताओ, क्या 6 आ जाएगा? तो ये जो चीज आ गई देन द होल्स आर इक्वल। If equals are added to equals then the wholes are equal। इसी चीज देखो, if equals are subtracted from equal, if equals are subtracted from equal, इक्वल में से इक्वल सब्ट्रैक्ट कर दो, then the remainders are, सर वहाँ पे देन नहीं आएगा। अच्छा the remainders ना, दा भी नहीं, कुछ नहीं है, the remainders ना, the remainders are equal। जैसे ये देखो इन 4 डॉट्स में से ये इक्वल थे और मैंने 2 डॉट सब्ट्रैक्ट कर दिए दोनों में से, तो बोलो जो रिमाइंडर आएगा क्या वो इक्वल होगा? देखो इक्वल पाएगा कि नहीं? इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन द रिमाइंडर्स, देन नहीं बोलना, द रिमाइंडर्स आर इक्वल। तीनों पॉइंट बोलो, तीनों एग्जाम बोलो। Hence, which are equal to the same and equal to one another. सेम थिंग होना चाहिए, सेम थिंग। अगला बोलो। If equals are added to equals, the whole are Wholes are equals. If equals are subtracted from equals, the remainder are equal. अगला देखो, चौथी चीज, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। चेक करिए, चौथा, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर, अगर एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करें, आर इक्वल टू वन अनदर, आर इक्वल टू वन अनदर। मान लीजिए कि अर्पित जैसे थिंग्स हैं, ये दोनों थिंग्स हैं और ये कोइंसाइड, एक दूसरे पर रखा तो बिल्कुल कोइंसाइड कर गई, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। मेरा कहने का मतलब है, अगर मेरे पास एक ए बी लाइन है और ठीक इसके ऊपर मैंने सी डी लाइन रख दी और सी डी लाइन ठीक ठीक इसके ऊपर चल रही है और बिल्कुल उतनी ही है, तो ए बी और सी डी यहाँ कोइंसाइड कर रही हैं, तो इससे क्या पता चलेगा कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी कोइंसाइड्स विद सी डी, सो ए बी इज इक्वल टू सी डी। कोइंसाइड, इफ देयर ओवरलैप ओवर ईच अदर एग्जैक्टली, कोइंसाइड एक दूसरे के अंदर ही समा जाएं रखने पर, जैसे हाथ दोनों कोइंसाइड कर गया, सुपर इम्पोज भी कहा जाता है, ओवरलैप भी कहा सकता है, या फिर कोइंसाइड कि कोई चीज़ दूसरे से बड़ी ना हो, इधर से देखो तो दूसरी ना बड़ी दिखे, इधर से तो कोइंसाइड, एग्जैक्टली ओवरलैप। कोइंसाइड का थोड़ा सा बाहर हो गया तो वो coincide नहीं कह रहा है। नेक्स्ट देखो, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। पूरा क्या उसके एक हिस्से से हमेशा बड़ा होगा? पूरी चीज, तुमको एक पूरा पिज्जा दिया जाए और एक पिज्जे का हिस्सा दिया जाए, तो क्या जो होल पिज्जा होगा वो ऑलवेज उसके पार्ट से बड़ा होगा? तो द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जैसे कि ये पूरा है और इसी का एक टुकड़ा ले लिया जाए, तो ये बड़ा है कि ये होल बड़ा है? तो होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। मान लीजिए इसका पार्ट ले लिया गया, और फिर 5 बताओ। Sir,
things which are equal to one another. The things which are equal to same thing are equal to one another. If equals are added to equal, then the whole is equal. The wholes are equal. Then what is If equals are subtracted from equal, the remainder are equal. Things which are coincide वो तो with फिफ्थ पॉइंट है. things which coincide with one another are equal to one another. The whole is greater. The whole is greater than the part. The whole is greater than the part. अब देखो, things which are double of same thing are equal to one another. Things, जरा ध्यान दो. अगर मान लीजिए कि लक्ष्मी जी जस्टिन को भी भाविन के पास जितना पैसा उसका डबल संपत्ति दे दें और इनको भी दे दें, आदित्य को भी, तो क्या इन दोनों के पास बराबर संपत्ति हो जाएगी? इन दोनों को, ये दोनों का है, हमें जितना भाविन के पास उसका डबल संपत्ति चाहिए. तो फिर थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग, वो दोनों थिंग्स जो डबल है सेम थिंग के, दे आर इक्वल टू वन अनदर. दोनों के पास ही भाविन से डबल पैसा है, तो क्या दोनों के पास बराबर पैसा है? Yes, sir. थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. Double of same thing are equal to one another. Double of same things नहीं होना चाहिए, same thing होना चाहिए. Things लिख दिया, same तो एक ही चीज होगी ना. Same things are equal of one another. equal To to one another. one another. किसी के में thing लिखा है कि नहीं? Things लिखा है. थिंग्स क्या होना, एक के इक्वल होना चाहिए ना. अब जैसा है, चलो अब यूक्लिड बना के गए हैं, इक्वल टू वन अनदर. देख लो, ये जो डॉट्स हैं, क्या ये सेम थिंग के डबल हैं? और ये जो डॉट्स हैं ये भी सेम थिंग के डबल हैं. तो क्या ये दोनों इक्वल हो गए? डबल ऑफ सेम थिंग. थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग आर इक्वल. हाफ भी कर दो तो वो भी इक्वल. थिंग्स फिर यूक्लिड ने सर इंग्लिश में लिखे थे या फिर यूनानी में लिखे थे? ग्रीक में लिखे होंगे. हाफ ऑफ सेम थिंग. Sir, half. Sir, halves है sir. HALVES. halves of the same thing. Things which are halves of the same thing are equal to one another. Things which are halves of the same thing. मान लीजिए दोनों के पास भाविन का आधा पैसा है, तो भी इनके पास इक्वल पैसा होगा. सारे बताओ. 7. Things which are equal of same things. Things which are equal of same things are equal to one another. If equal is added to equals, the wholes are equal. If equals are subtracted from equals, the remainders are equal. The things which coincide with one another are equal to one another. The whole is greater than a part, and the things which are double of a part Of a same thing of are things which are double of same things are equal to one another. Things which are halves of the same things are equal to one another. define axiom, ठीक है, and write 7 Euclid's axiom from where these axioms have been extracted. सर बस
बस अपेंडिक्स में लिखना क्या क्या क्वेश्चन है? कहाँ से लिए थे? ठीक कैपिटल लिख देना। और कितने लिए? और कितने हैं? चलो सर ये सर बुक में तो सिर्फ अपेंडिक्स 1 ही लिख रहे थे। अपेंडिक्स 1 उसी बुक 1 का ही है। क्या होता है? अपेंडिक्स जैसे बुक के पीछे होता है ना, वो ऐसे लिख ये दिया सारे गया, ये सबसे पीछे। वो लिखना है साथ। चलो ये आ ही नहीं ना निष्का। सर ये एक्सियम की तो डेफिनेशन कोई है, वो आया भी नहीं हम ना। खुद से बना के नहीं ले सकते। बना दो, जो बुक में वही लिख दो। तुमको बुक सही जानते हो, बोले ना दिमाग लगाओ फिर इसमें। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन कर देना। तो कर दिए। That is A, B, C are 3 points. और ये आपको प्रूफ क्या करना है कि B lies, गिवन क्या है? B lies between A and C. Between A and C. प्रूफ क्या करना है? AB plus BC is equal to AB plus BC is equals to AC. प्रूफ देखो, ये जो ABC है, that is A B C, अगर मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ लूँ तो क्या ये AC कहलाएगा? AC है। So AC coincide with AB plus BC. AC किसके साथ coincide कर रहा है? फोर्थ बोलो। पॉइंट ऑफ यूक्लिड एक्सियम। हाँ, ये कौन सा एक्सियम है? एक्सियम का नंबर भी लिखना है। फोर्थ एक्सियम। इसे ध्यान दो, हमको प्रूव करना है कि AC जो है AB प्लस BC के इक्वल है। तो मैंने इसके ठीक ऊपर AC बना दिया। तो क्या जो AC है वो AB प्लस BC के साथ कोइंसाइड कर रहा है? तो क्या चीज लिखे बताओ? AC कोइंसाइड विद AB प्लस BC। सो AC किसके इक्वल हो गया? AB प्लस BC। यहाँ लिखिए कि थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर। ये क्यों हमने लिखा? ये यूक्लिड के फोर्थ एक्सियम से लिखा है कि नहीं? रिफरिंग टू द फोर्थ एक्सियम, दैट इज थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर are equal to one another, equal to one another. Axiom number 4, axiom number 4, hence proved। बस सर ये ये सब- सब एग्जाम में लिखेंगे। लिख देना, पूरा लिख देना। तो यूक्लिड का ही चैप्टर है। 2.5 मार्क्स इसके, बाकी सबके 2.5, इसके 2.5 अकेले हैं। यूक्लिड का एग्जियम भी नंबर कर दिया, आधे नंबर तुम्हारे। तो सिंपल सी चीज है, हो गया आंसर। तो ऐसा करना है। अभी फिर अगला क्वेश्चन देखो ना। सर हाँ, सर एक बार वापस समझो, जैसे आपसे कहा जाए कि हमारे पास, ठीक है, ए बी सी है और ये कहा जा रहा है कि ये बताओ ए सी ए बी प्लस बी सी के इक्वल है। तो तुम कुछ ना करो, एक ए सी रॉड ले लो, ए सी, और दूसरी ले लो ए बी और प्लस बी सी। तो जब इनको ऊपर नीचे रख के मिला के देखोगे तो तुम क्या देखोगे कि ए सी किसके साथ कोइंसाइड कर गया? ए बी प्लस बी सी। दो पेंसिल छोटी छोटी रख के देख लो, एक बड़ी वाली। तो तुमने कहा कि भाई ए सी तो ए बी प्लस बी सी के साथ कोइंसाइड कर रहा है। और यूक्लिड ने हमें बताया था एक बार कि जो चीज़ आपस में कोइंसाइड कर जाए वो बराबर होती हैं। The things which coincide with each other are equal to one another. Hence, by you सर axiom डायग्राम number बनाना 4, जरूरी होगा। डायग्राम तो होगा जरूर। Hence, by axiom number 4, AC is equals to AB plus BC। वो तो रख के हमने देखा, हमने पाया इक्वल है। समझ आ गई बात कि नहीं? कभी भी तुमको जैसे छोटे बच्चे रोते हैं तो
फादर लोग छोटे छोटे पिज्ज़ा को एक साथ बना के दिखा देते हैं, देखो ये बड़े भाई के पिज्ज़ा के बराबर है, बोलेगा हाँ है। वो भी जानता है यूक्लिड का एग्जाम में इसे प्रूफ की जरूरत नहीं, वो खा लेगा चुपचाप। रख के दिखाया जाता है या उसके ऊपर रख के दिखा दिया जाएगी, भाई उतना ही है तो खा लेगा कि नहीं, और ऐसे अलग अलग करके दो तो कौन ना खाए, सही कि नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखो कि अब आ जाइए एक्सरसाइज में। फिर एक और एग्जांपल एक और एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि प्रूव दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी लाइन सेगमेंट। तो हमको एक लाइन सेगमेंट दिया है, गिवन क्या है, AB इज लाइन सेगमेंट। और प्रूफ क्या करना है बोलो, इस पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। तो इसके लिए हम इस पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का, कि क्या वो कंस्ट्रक्शन हो सकता है। लेट अस सी इज इट पॉसिबल और नॉट। तो सबसे पहले अब देखो, टेक बी एज सेंटर। सबसे पहले क्या लीजिए, मान लो जैसे ए और बी पॉइंट है, ये हो गया ए और ये बी। तो टेक बी एज सेंटर, बी को सेंटर ले लो, और ए बी एज रेडियस, और ए बी को क्या लो बोलो, रेडियस। उसी में रेडियस फिल कर लो। तो ये रेडियस ले लिया, और फिर इससे ड्रॉ एन आर्क। तो ड्रॉ एक आर्क बना ली कि नहीं, ड्रॉ एन आर्क। टेक ए एज सेंटर, और फिर क्या लो बोलो, अब ए बी एज रेडियस, और फिर क्या कर लो बोलो, ड्रॉ अनदर आर्क। दीज टू आर्क इंटरसेक्ट ईच अदर एट सी। ये दोनों कहाँ कर रही हैं, ये आर्क एक दूसरे को सी पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। चलो तो अब क्या करें, जब आप बनाओगे तो सही से अभी हम नहीं समझ। चलो तो क्या लिखा जाए, एग्जाम्पल 2 कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स लिखो, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले मैंने बी को सेंटर लिया था ना, तो लिखो टेक बी एज सर पॉइंट्स सेंटर। लिखेंगे हम। हाँ, एंड ए बी क्या लिखोगे, एस रेडियस। ड्रॉ आर्क, ड्रॉ एंड आर्क एबव ए बी लाइन सेगमेंट। ऊपर की ओर बनाना, नीचे न जाए। और फिर टेक ए एज सेंटर एंड ए बी एज रेडियस। ड्रॉ अनदर आर्क, दूसरी आर्क भी बना लीजिए, अनदर आर्क। दीज आर्क इंटरसेक्ट एट सी। ये एक दूसरे को प्रद्युम्न में कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, दीज आर, तीसरा पॉइंट, दीज आर इंटरसेक्ट एट सी। ज्वाइन ए सी। अब क्या करो, ए सी को ज्वाइन कर लो एंड ए बी सी दोनों को करो। तो ए सी को भी कर लें और बी सी को भी ज्वाइन कर लेंगे। तो चौथा पॉइंट है ज्वाइन AC and BC. ABC is the desired equilateral triangle. ABC एक अभीष्ट समबाहु त्रिभुज है। तो लिखो ABC is desired equilateral triangle. अब इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। जस्टिफाई के लिए यूक्लिड हमारी मदद के लिए आएंगे। कोई पूछेगा कैसे, ऐसे तो आपने दो आर्क बना दी, मिला दी, हो गया, ये तो नहीं होगा। तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि नहीं, वही तो अपने कंस्ट्रक्शन किया है, बता दिए ये कंस्ट्रक्शन है और ऐसे बनेगा। तो कोई आएगा तो आपको फिर यूक्लिड की मदद लेनी पड़ेगी। नाउ हाउ कैन इट बी प्रूव दैट इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। जरा देखो कि चेक करो इसका फर्स्ट वाला एग्जाम जस्टिफिकेशन।
जब तुमने यहाँ से ए बी लिया था और बोलो यहाँ से एक ऐसे आर्क बनाई थी, तो एक ये पॉइंट इसमें सी भी रहा होगा ना जहाँ पे ये चीज़ कटेगी। अब वो तो जब काटोगे तो अभी मैं दूसरा वाला आर्क लूँगा, अभी लिया नहीं है, इसको छोड़ दो, अभी ये सी आएगा, लेकिन लेने की जरूरत नहीं। तुम ये बताओ ए बी और बी सी क्या ये इक्वल होंगे? बिकॉज दीज आर द रेडाई ऑफ सेम आर्क। एक आर्क हो या एक सर्कल, उसके क्या सभी रेडियस इक्वल होते हैं? तो यहाँ क्या लिखे बताइए कि ए बी किसके इक्वल है? बी सी के क्यों इक्वल है? भाई तुमने ऐसे बना दिया तो ये और ये इक्वल है क्या? तो हाँ इक्वल है। क्यों इक्वल है भाई? क्या एक ही आर्क के ये दोनों रेडियस हैं? दीज आर, रेडियस को रेडाई बोला जाता है प्लूरल में, रेडाई ऑफ सेम आर्क। इतनी बात समझ आ गई? कुछ होगी। आदित्य भी बहुत अच्छे हैं, जब ये लिखते हैं एक्स एंड वाई तो ये एक्सेस लिखते हैं, एक्सिस में लिखते हैं। इससे पता चलता है कि प्लूरल के बारे में इनको ज्ञान है। एक्सिस का प्लूरल एक्सेस होता है। समझ आ गई बात कि नहीं? मीडियम का मीडिया, इसी तरीके का जो है सिलेबस का सिलेबाई अलग अलग होता है। इंडेक्स का इंडिसीज, वर्टेक्स का वर्टिसीज। हम आपको जब इसका बताएंगे प्लूरल, लेकिन इनको मालूम है। जब दो लिखेंगे तो एक्सेस लिखते हैं। ओके ना? अच्छा, आगे की बात क्या होगी बताइए? इसी तरीके से ये तो तुमने देख लिया। क्या एक और भी चीज कही गई थी? एक को सेंटर लिया था तो क्या ऐसा भी बनाया था? और यहाँ सी था कि नहीं? और फिर बाद में इन दोनों को भी मिलाया गया। मेरा कहने का मतलब इस आर्क की बात कर रहा हूँ। तो बोलो ये रेडियस और ये रेडियस क्या एक ही आर्क के हैं? तो बोलो ए बी इज इक्वल टू ए सी भी होगा फिर। तो बोलो ए बी किसके इक्वल हो गया? इट इज अगेन द रेडियस ऑफ सेम आर्क। इफ टू थिंग्स which are equal to same thing are equal to one another, so this implies BC is equals to AC। इससे क्या पता चल रहा है? BC is equals to AC। Why it is so? Two things which लिखा है कि नहीं? देखो मेरे ख्याल से BC नहीं होगा। Things which are the है ना? Things which are equal to same thing are equal to one another। ऐसा हम लोगों ने एक्सियम नंबर 1 के रेफरेंस से लिया है। अच्छा, फर्दर ये और किसके इक्वल है? जो BC और AC तो इक्वल हो गए, लेकिन ये दोनों AB के तो इक्वल हैं। तो फर्दर BC is equals to AC is equals to AB, hence justified। किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हो जाए, अपने आप ही इक्विलेटरल हो जाता है। लेटरल का मतलब ही साइड ही होता है। लेटरल का मतलब क्या होता है? साइड, hence justified। अब जरा देखें कि क्वेश्चन नंबर 1, इफ A, B, C are 3 points on a line, prove that। आपको प्रूव क्या करना है? AB plus BC is equals to AC। Show that an equilateral triangle can be drawn using line segment and justify it। वो दोनों डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, वो तो मैंने समझाने के लिए। बाकी कंपास उसमें सफिशिएंट रखे हैं, स्केल है, आप ले लीजिएगा, नहीं है तो ले लीजिए। हाँ, सब कुछ लिखना है।
करते हो तो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा, फिर हमें एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी। इतना नहीं कर रहे हो ना, हमारा बढ़ रहा है कहाँ, ये तो छोटी है, ऐसे सिंपल में छोड़ नहीं सकते। करोगे जितना हमारा काम अटका कर दोगे, जितना आता है करो। पूछ भी सकते हो कि सर जमा करो अलग। सीधा हो गया। देखिए, इफ C lies between points A and B, यहाँ पर A and B है और इसके बीच में ये C लाई कर रहा है, एक गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखो क्या लिखा है, C lies between A and B। और क्या दिया है, और क्या गिवन है, बैंक जमा करिए रोहन। सो C के बीच लाई कर रहा है, C lies between A and B, गिवन है। C lies between A and B, और क्या दिया है बताओ, क्या ये भी दिया है कि AC is equals to BC, ये भी दिया है। AC किसके इक्वल दिया है, AC is equal to BC। तो आपको क्या प्रूव करना है, आपको सर गिवन टू प्रूव, ये तो लिखा नहीं आपने। लिख दिया, ये गिवन है ना, हम तो लिखेंगे टू प्रूव क्या करना है। सो टू प्रूव व्हाट यू हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव कि AC हाफ ऑफ AB है। देख लो अर्पित, ये दिया है कि ये इसके इक्वल है। तो अगर मान लीजिए कि एक रोटी के 2 टुकड़े कर दिए जाएं अर्पित, तो क्या आधी रोटी जो है वो पूरी रोटी की हाफ होती है? तो ये चीज पूरी की हाफ हुई कि नहीं हुई? अब हम इसको यूक्लिड से प्रूव करेंगे। अगर हाफ कर दिया जाए तो आधी रोटी पूरी की हाफ है कि नहीं है? सो अब जरा देखिए, प्रूफ देखिए, बोलो AB किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है रोहन? AB कोइंसाइड्स विद, सेंटेंस कंप्लीट करो। AB कोइंसाइड्स विद, यही कोइंसाइड्स विद, बैठ जाइए बेटा। AC प्लस CB या BC भी लिख सकते हो, एक ही बात है कि नहीं? AC प्लस BC भी लिख सकते हो, CB जैसा उन्होंने कहा, सही है। तो बोलो AB प्रद्युम्न AB किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है बताओ? ये जो AB है वो किसके साथ, AC प्लस CB के साथ कोइंसाइड कर रहा है, पहले सवाल कर रहा था। तो बोलो AB किसके इक्वल हुआ? तो AB इज इक्वल टू AC प्लस CB, ये बात है। अच्छा, जो क्वेश्चन में गिवन है क्या AC BC के इक्वल दिया है? तो मैं BC या CB की जगह क्या लिख सकता हूँ? AC लिख सकता हूँ। तो देखो, नाउ AB इज इक्वल्स टू AC प्लस AC, क्यों? फ्रॉम इक्वेशन 1 में गिवन है ना, मैंने उसे इक्वेशन 1 डाल दिया था। देखो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में BC इज इक्वल्स टू AC, तो BC की जगह मैंने AC डाल दिया। तो क्या यहाँ 2AC हो गया? तो AB इज इक्वल्स टू 2AC, यहाँ तक बात सही है। अच्छा, ये जो मैंने यूज किया, ये किस एक्सियम से यूज किया? थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये कौन सा एक्सियम है बोलो? एक्सियम नंबर 4। एक्सियम नंबर 4 समझ में आ गया? थिंग्स विच कोइंसाइड विद, हाँ बोलो बेटा। तो 6 से भी तो हो सकता है। 6 एग्जाम क्या है? हाफ 7 डबल हाफ। पहले तो ये लगाना है यहाँ पे थिंग्स विच कोइंसाइड विद, अब आगे लगाओ, अब दोनों तरफ हाफ करो। तो जो हाफ है, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। रोहन, ये कौन सा एक्सियम है? हाफ ऑफ थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मयंक बोलो, 7th लगा दो इसके आगे। टेकिंग हाफ, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड। तो लिखो डिवाइडिंग बाई 2 ऑन 2, इधर ना ले आना, फिर एक एक्सियम लगाओ। डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड। तो लिख देना AB बाई 2
इज इक्वल टू 2ac बाई 2 से 2 कट गया। Yes, sir. और यहाँ कौन सा एक्सियम लिखोगे बोलो? एक्सियम नंबर 7, हाफ ऑफ द इक्वल थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो यहाँ कितना आ गया बोलो? तो पूरा एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं होगी सर। AB बाई 2। अभी तो आप लिख रहे हो तो अच्छा है लिख रहे हो, क्योंकि रिस्क रहता है। अगर नहीं लिखोगे तो 2 मार्क्स तक कट जाते हैं। कभी कभी कोई टीचर दे भी देते हैं, तो वो आपके ओन रिस्क पर है। लेकिन मैंने आपको समझा दिया, एक में करा दिया टेम्पलेट, तो आप वैसे लिख देना पूरा, जहाँ पे पूरा लिख। समझ में आ गई हेंस प्रूफ? सर समझ नहीं आया पर ये पूरा। आप पूरा समझो कि उसने क्वेश्चन में क्या कहा, फिर से समझिए। कि एक पॉइंट सी लाई कर रहा है, ए बी के बीच में एक सी है, तो ये मुझे बताओ कि जो ए बी है वो किसके इक्वल हुआ? ए सी प्लस सी बी। ये किस एक्सियम से हुआ? यहाँ एक्सियम का नाम लिख देना, जो भी एक्सियम हो लिख देना। अच्छा, अब बताओ ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए सी क्यों है? क्योंकि गिवन क्या था? AC is equal to BC. तो हमने लिख दिया। तो अब बताओ ए बी किसके इक्वल हो गया? 2AC. 2ac। और यहाँ पर ए बी बाई 2 कर देना इज इक्वल टू AC। अगर एक एक्सियम तुम यूज कर चुके हो तो तुम्हारा सवाल सही माना जाएगा, 2 करने की जरूरत नहीं है। जो ज़्यादा प्रिसाइज बनना चाहते हैं वो 2 करें, मत करो 2, आपके कोई नंबर काटने वाला नहीं। सही समझ में आ गई बात? न करना चाहो तो दूसरा मत करो, बस तुम इधर ले आओ बात पूरी। एक तो कर ही चुके हो ना। ओके, आप समझ में आ गया? अगला देखिए, कि क्वेश्चन नंबर पहले 6 करो फिर 5 करेंगे। 6 में क्या कहा गया है? गिवन है ए बी सी डी, ऐसे दिया है। यह ए सी इज इक्वल टू बी डी। देख लो, ए सी ये है और ए सी किसके इक्वल है? तो गिवन है ए बी सी डी आर कोलिनियर। एक ही लाइन पे जब पढ़ते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? कोलिनियर, या ए बी सी डी समरेखीय बिंदु हैं, एक ही रेखा पर पढ़ रहे हैं। एंड और क्या दिया है? दैट इज ए सी किसके इक्वल है? बी डी। टू प्रूव, आदित्य प्रूव क्या करना है? AB is equal to CD. ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब प्रूफ देखिए क्या किया जा सकता है, आदित्य बताओ। प्रूफ में कुछ आइडिया लग रहा है? चलो जैसे इसका प्रूफ देखो, तुमको क्या गिवन है बताओ? ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। गिवन है ना, यही लिखो। और इसके आगे लिख देना ये गिवन है, और नहीं तो हमने डायग्राम में भी तो दिखा दिया ए सी बी डी के इक्वल है। अलग देखो, ए सी किसका इक्वल दिया है? अब प्रूव करना ये इसके इक्वल। सबट्रैक्टिंग बी सी फ्रॉम बोथ द साइड्स, दोनों में से क्या निकाल दो? BC. और इसके लिए क्या एक्सियम लिखोगी? Third exam. फ्रॉम बोथ द साइड्स इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड From equals and the remainders are equal. देखो, AC माइनस बी सी भी करो और बी डी माइनस बी सी। जसमिता, AC में से अगर बी सी सब्ट्रैक्ट हो जाए तो क्या बचा? AC में से बी सी हटाओ। AB. तुम बताती नहीं हो, ठीक ठीक बोलो मानसी। AC में से बी सी हटाओ, क्या बचा? ये भी बचा ना। तो और अगर बी डी में से बी सी हटा दो तो क्या बचा? बस तुमने तो प्रूव ही कर दिया। अब यहाँ पर लिख दो इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड, इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, देन So the ओके द रिमाइंडर्स आर इक्वल। ऐसा किस एक्सियम से है? तो आप लिख दें जो भी एक्सियम है, एक्सियम थर्ड है ना। सर कोलिनियर का क्या मतलब है? एक ही लाइन पे जब सारे पॉइंट पढ़ते हैं तो कोलिनियर, ठीक है। और कोप्लेनर, एक ही प्लेन में जैसे मैंने पेन रख के दिखाए थे, तो वो कोप्लेनर हो गया। अब जरा देखो कि
अगली बात, यहाँ तक बात हो गई। अब बताओ जस्टिन, AC माइनस BC क्या है? AC में से BC हटा। AC में से BC AB, अच्छा, BD माइनस BC तो CD, सही है। दैट इज AB इज इक्वल टू CD हो गया है प्रूफ। बस आपको कुछ करना नहीं था, दोनों में से BC हटा देना था। जो गिवन है BC हटा दो, एग्जाम 3 लिख दो, बात पूरी। तो मतलब कोई भी एग्जाम जो अगर हम लगाए और उनमें से कोई सही हो जाए तो वो डाल देंगे। और एक एग्जाम जो लगा दो, फिर उसको रिफर कर दो और आंसर निकाल, सब में एक एग्जाम लगेगा। एक और क्वेश्चन देखो सर, मतलब इसका आंसर हम सारे एग्जाम लगाए और अगर कोई एक सही हो जाए तो वो लगा के सारे लगाने से कोई फायदा नहीं होगा ना। आपको जो ओरिएंटेड है, टू द पॉइंट आपको करना है, ऐसे तो नहीं करना है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। अर्पित ये समझ में आया क्वेश्चन? कुछ ज्यादा नहीं करना है आपको, दोनों में से BC हटाना है, तो ये इसके इक्वल नहीं हो जाएगा। ये बात समझ आ गया। अब देखो E, दैट इज 5th क्वेश्चन। देखिए 5th क्वेश्चन में कह रहा है कि AB का मिड पॉइंट C है। क्या गिवन है? AB has a midpoint C। अप्रूव क्या करना है? There is only one midpoint। भाविन कह रहे नहीं, इसके तो 4 मिड पॉइंट हम निकाल दें, यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा। तो तुम कैसे प्रूव करोगे भाविन को? नहीं भाविन, एक ही होगा। मैं तुमको यूक्लिड के एग्जाम से प्रूव करके दिखाता हूँ। तो अब भाविन का कहना है बहुत सारे होंगे, तो अब आप प्रूव करो देयर इज ओनली वन मिड पॉइंट। ओनली वन मिड पॉइंट। तो वैसे आना तुम्हारी क्या राय है? क्या एक से ज्यादा भी मिड पॉइंट हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं। तो वही हम कहने का ज्ञानियों की सलाह ले लें, क्योंकि वो अच्छा रहता है। सो लेट अस प्रूव दैट देयर इज ओनली वन मिड पॉइंट। दो तो नहीं हो सकते हैं। अब जरा देखो, तो प्रूफ देखिए, जैसे कि अगर हम प्रूफ में क्या कहते हैं, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। हम ये मान लेंगे कि चलो 2 मिड पॉइंट है, और लेकिन हम कहीं ऐसी जगह फंस जाएंगे कि जहाँ पर देखेंगे तो कंट्राडिक्शन हो गया, हो नहीं सकता, तो फिर जो हमने माना था वही गलत था। तो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में क्या माना जाता है? विरोधाभास की विधि। हम कोई चीज़ ऐसी मान लें, जैसे हमने मान लिया कि 5 इज इक्वल्स टू 3, हमने मान लिया, होता नहीं लेकिन मान लिया। तो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में जब दोनों तरफ से इक्वल इक्वल घटाओगे तो यहाँ 2 बचेगा, 0 तो तुम कहोगे विच इज नॉट ट्रू। सो व्हाट वी हैव अज्यूम्ड इटसेल्फ वाज फॉल्स। जो आया है वो गलत है, शून्य तो किसी के इक्वल नहीं होता। तो जो हमने माना, सो देयर इज ए कंट्राडिक्शन। ये कैसे आ गया? ये तो कंट्राडिक्ट कर रहा है। फिर उधर 3 - 2 तो 3 - 3 लिख दिया, तो इसमें कंट्राडिक्शन आ गया कि नहीं? तो हम लिखेंगे वॉट एवर वी हैव एज्यूम्ड दैट इटसेल्फ वाज रॉन्ग। अगर हम यहाँ मान ले देयर आर 2 मिड पॉइंट्स, जैसे आहाना ने कहा कि हाँ सर कहीं भी हो सकते हैं, तो आहाना की बात हम रख के चलते हैं कि चलो 2 मिड पॉइंट हैं। लेकिन ऐसा करने से हम कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, कहेंगे अरे हम तो फंस गए, लगता हमने गलत मान लिया था। सो इसलिए कि मिड पॉइंट। बोलो बात समझ आ गई? देखो इसे लेट और भी तरीका देयर आर 2 और बताओ, C एंड C डैश। दूसरा कौन सा मान लिया बताओ? एक C है और दूसरा कौन सा मान लिया? C डैश मान लिया। तो बताओ 4th क्वेश्चन में तुमने क्या देखा था? मिड पॉइंट में आपने ये बात देख ली थी कि AC किसके इक्वल है? अगर C मिड पॉइंट है तो क्या AC इज हाफ ऑफ AB? 4th क्वेश्चन देखो, 4th में क्या प्रूव किया था? अभी वहाँ किया था, वो देखो लिखा AC इज हाफ ऑफ AB, लिखा था कि नहीं? ऐसा क्यों हुआ था? दैट इज क्योंकि C मिड पॉइंट है, तो ये प्रूव किया था कि नहीं वहाँ पे? दैट इज C इज मिड पॉइंट। यहाँ कोई यूक्लिड नहीं लगी। अब जरा देखो, क्योंकि C डैश भी हाफ है, तो AC डैश भी क्या हुआ? बोलो, वो भी हाफ हुआ। मिड पॉइंट तो जो होता है, तो एक एज से उसकी जो डिस्टेंस होती है वो पूरे का हाफ होती है।
अगर AC ये मिड पॉइंट है तो ये जो चीज है वो पूरे की हाफ हुई, और ये मिड पॉइंट है तो ये चीज पूरे की हाफ हुई। तो दोनों में हम लिख दिया। अब यहाँ भी क्या लिखोगे, C डैश इज मिड पॉइंट, तो फिर ये भी हाफ हुई। C डैश इज मिड पॉइंट। मयंक अगला स्टेप क्या होगा, टू थिंग्स विच कोइंसाइड विद सेम थिंग आर इक्वल टू। तो इससे क्या पता चला, बोलो। हमारा यहाँ पे इन्फिनिट पॉइंट ले सकते हैं, मिड पॉइंट। हम दो ही लेंगे, दो में ही गलत हो जाएगा तो वहाँ आगे ही करेंगे, ठीक है। तो AC किसके इक्वल हो गया, और क्या लिखेंगे बोलो, दिस इम्प्लाइज, ये जरूर लिखना। इससे ये पता चलता है, ऐसा क्या लिखते हैं, टू थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग। टू थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ऐसा कौन सा एक्सियम है, फर्स्ट सर, तो थिंग्स which are equal to same thing are equal to one another। ध्यान दीजिए, equal to one। अब देखिए, कितनी बात हो गई, सबट्रैक्टिंग AC डैश फ्रॉम बोथ साइड। दोनों तरफ से क्या घटा दो, जो कम हो उसे घटाना। मैंने C डैश इधर लिया था, तो अब देखो क्या होगा, तो सबट्रैक्ट तो करो जरा, दोनों में से क्या घटाया, AC डैश। वैसे एक लगा चुके हैं तो सिंपली भी यहाँ तो माइनस कर सकते हो, दूसरा लगाने की जरूरत नहीं है, दूसरा तो सिंपली माइनस कर लो। एक लगाने पे तुम्हारा सवाल सही हो जाता है, ठीक है, वो बता देंगे, लेकिन फिर भी देखो। अच्छा बताओ, यहाँ 0 आ गया क्या, दूसरा भी मेथड बता देंगे, वो आसान है, लेकिन यहाँ देख लो, सिंपली यहाँ ले आओ तब भी वही बात। अच्छा एक बात बताओ, मान्या AC में से AC डैश तो जरा घटा दो, AC में से ना तुम AC डैश इतना पार्ट जरा हटा के बताओ कितना आया, क्या है बताओ। AC में से AC है, AC में से AC डैश जरा हटा दो, तो क्या बचा, तेज नहीं बोलती हो, क्या बोल रही बताओ, भाभी ना बताओ। C डैश C, इतने में से इतना हटा दिया तो क्या बचा, यही बचा कि नहीं, तो देखो C डैश C। अच्छा बताओ, एक लाइन सेगमेंट अगर उसकी लेंथ ही 0 हो जाए तो उसके जो दोनों टर्मिनल है वो कोइंसाइड नहीं कर रहा है। कोई कह दो ये AB की लेंथ 0, इसका मतलब दोनों एक ही पॉइंट है, दैट मीन्स C डैश इज सेम एज C। इससे क्या पता चला, सेम एज C, सो दीज देयर इज ओनली वन मिड पॉइंट। तो 10 भी मान लोगे वही आया लास्ट में, एक ही पॉइंट तो आया, C डैश कोई अलग नहीं था, वो C ही था, सो इसलिए देयर इज ओनली वन मिड पॉइंट। बोलो बात समझ आ गई, मतलब सर C डैश और C के बीच के अंदर C डैश और C कोइंसाइड कर गए, यानी ये दोनों अलग पॉइंट नहीं है, दोनों एक ही हो गए। जब दोनों पॉइंट एक ही कह तो C डैश भी वहीं C भी वहीं, तो 2 पॉइंट हुए कि 1 मिड पॉइंट हुए, एक ही हुआ। तो इसलिए लिखो सो C एंड C डैश आर सेम पॉइंट। जब दो चीजों के बीच की डिस्टेंस 0 हो गई तो AB इज 0, तो A भी तो एक ही हो गया ना, आर सेम पॉइंट, hence so there is unique midpoint। क्या होगा बोलो, यूनिक मिड पॉइंट। एक ही मिड पॉइंट होगा, दो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अगला, यहां से तुम दूसरा भी कर सकते हो, यहां तक तो समझ गए, आसान था। सिंपली यहां से कर दो AC माइनस AC डैश, ठीक है। AC में से वो 0 हो गया, जब कोई चीज उधर ले जाओगे तो 0 हो गया। अब बताओ AC माइनस AC डैश कितना है, क्या CC डैश, तो CC डैश इज इक्वल टू 0। बोलो समझ में आ गई बात, ठीक है सर। तो क्या कर, कुछ भी करो, चाहे आप दोनों तरफ से AC डैश माइनस कर दो, या एक तो एक्सियम लगा दिया है, 2 एक्सियम लगाना चाहो तो 2 लगा दो, ज़्यादा मास्टरी चाहते हो, और नहीं तो एक एक्सियम लग गया सिंपली। हाँ बोलो भाभी, कौन सा मेथड बता रहे हो,
और चलो इनको करो फिर और देखेंगे तो और बताएंगे। अभी आपको 4th 5th 6th क्वेश्चन करना है। सर फिफ्थ मतलब है और फिफ्थ में मतलब दोनों ऐसे बताओ। 6th 5th में क्या है? 5th में ये करके ये कर लेना। जो तेज बच्चे हैं उनके लिए वो भी बता दिया, वैसे चाहे वैसे करने, तुम्हारे मन पसंद, दोनों में पूरे नंबर है। चलो AC